नाज़रीन, प्यूटन ने सैटर्न II न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लॉन्चिंग पोजीशन में लाने का हुक्म दे दिया है। ये बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। वैसे तो तमाम जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं वो सभी खतरनाक होते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये एक साथ कई फायर हो सकते हैं। तो इनको लॉन्चिंग पोजीशन में लाने का हुक्म दे दिया गया। इनका नाम सैटर्न इसी वजह से रखा गया और इस पूरी जंग में रूस की जानब से यूक्रेन पर अब तक का सबसे लार्जेस्ट अटैक उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लॉन्च किया गया है और मिलियंस ऑफ होम्स यूक्रेन के अंदर वो अंधेरे के अंदर चले गए हैं। बहुत सारे पावर स्टेशंस और बाकी जो गैस स्टेशंस हैं, यानी जो पूरा एक पावर और एनर्जी सेक्टर है, उसको थ्रू आउट द यूक्रेन, किसी एक इलाके में नहीं, थ्रू आउट द यूक्रेन जो है वो निशाना बनाया गया है। और उधर स्वीडन, फिनलैंड, इन जैसे पुरअमन तरीन मुल्कों से खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत तेजी के साथ वहां पर जंग की तैयारियां हो रही हैं। वहां पर पंफलेट्स बाकायदा तौर पर तकसीम किए जा रहे हैं और सिविलियंस को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि किस तरह वो जंग की तैयारी करें। तो ये संगीन तरीन मामला है कि ये इंतहाई पुरअमन तरीन मुल्क वो भी इस तरह से जंग की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्यूटन की जानब से ज़ेलेंस्की को हिट करने का ऑर्डर दिया गया है। ज़ेलेंस्की को बरह रास्त अब हिट करने का प्यूटन की जानब से ऑर्डर दे दिया गया है। और दूसरी तरफ यूक्रेन को यूरोपियन कंट्री से जो असलहे की सप्लाई का सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। वो ममालिक जो इससे पहले असलहा नहीं दे रहे थे वो भी अब देना शुरू हो गए हैं। तो नेटो, यूरोप आगे बढ़ रहा है। प्यूटन आखिरी हद तक जंग को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसी तौर पर अवॉइड होती हुई नजर नहीं आ रही है। पैसिफिक के अंदर अलग मिलिटराइजेशन हो रही है और चाइना की फोर्सेस वहां पर मुतहरिक हो चुकी हैं। और इधर ईरान से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान से खबर यह आ रही है कि ईरान अब इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है और ये कंफर्म सोर्सेस से खबर आ रही है। और साथ ईरान ने आज फिर अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्द अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल कर सकता है। तो ये सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट की जो जंग है वो नई शेप इस वक्त इख्तियार कर चुकी है और गजा में जो जंगबंदी है वो होती हुई नजर नहीं आ रही। जी हाँ, गजा में फिलहाल कोई जंगबंदी होती हुई नजर नहीं आ रही। इसीलिए जो लेबनान की जंग है वो भी दोबारा से शुरू हो सकती है और शाम में हम देख रहे हैं कि एक बिल्कुल नया फ्रंट वहां पर खुल चुका है और यमनी जो फोर्सेस हैं वो यूक्रेन में पहुंची हुई हैं और यूक्रेनियन फोर्सेस वो शाम और इराक और मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंची हुई हैं। तो इस तरह ये दोनों फ्रंट्स, दोनों मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स मिडिल ईस्ट और यूरोप ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो यूक्रेन में होने वाली एस्केलेशन मिडिल ईस्ट को बरह रास्त असरअंदाज होने जा रही है। और फिर आप देखेंगे रूस ने अमेरिकी बेसिस जो कि मिडिल ईस्ट में है उनको भी निशाने के ऊपर लिया हुआ है। तो वहां की एस्केलेशन यहां डेफिनेटली मुतासर करेगी, लेकिन इनफैक्ट बात यह है कि वहां की एस्केलेशन यानी यूरोप की, ये पूरी दुनिया को मुतासर करने जा रही है। देखें, जो यूरोप से प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में आ रही हैं, यूरोप से जो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में आ रही है, पूरी दुनिया से लोग यूरोप के अंदर स्टडी के लिए गए हुए हैं, बिजनेसेस के लिए गए हुए हैं, डेफिनेटली वो सारे मुतासर होंगे। जो एक्सपोर्ट टुवर्ड्स यूरोप हो रही है वो मुतासर होगी और इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा होगा, सप्लाई चेन दुनिया की मुतासर होगी, फूड क्राइसिस दुनिया में पैदा हो सकता है, पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो मुतासर होने जा रही है। ये एक ऐसी जंग होगी तो ये मिडिल ईस्ट और यूरोप से बढ़कर बेसिकली पूरी दुनिया को ये इफेक्ट करने जा रहा है और कहीं भी हमें डी एस्केलेशन या सोल्यूशन या परमानेंट पीस ये हमें फिलहाल आता हुआ कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। तो अब नाज़रीन, जो रशिया और यूक्रेन से खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नेटो आगे से आगे बढ़ रहा है और यही वो चीज है जो एक आलमी जंग की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि सामने कोई एक कमजोर मुल्क नहीं है, सामने रशिया है जिसकी एक तारीख है और रशिया को कोई इन्वेड नहीं कर सका, रशिया को कोई उसके लैंड के अंदर दाखिल होकर हरा नहीं सका। तो ये रशिया अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी एक बड़ी पार है। तो उसको जो है ना मतलब वो अपनी हार और अपनी ऑक्यूपेशन किसी तौर पर कबूल जो है वो नहीं कर सकते। तो यही चीज जो है वो आलमी जंग की तरफ लेकर जा रही है। अब नाज़रीन, रूस की जानब से अब तक का सबसे बड़ा अटैक लॉन्च किया गया यूक्रेन के ऊपर और ये पावर स्टेशन, एनर्जी स्टेशन, ये सब के ऊपर। और बताया जा रहा है कि 1 मिलियन से ज्यादा इजरायली होम्स, यानी कितने लाख करोड़ लोग मुतासर हुए, 1 मिलियन प्लस कम से कम होम्स मुतासर हो गए हैं। वहां पर अंधेरा छा गया है, बिजली चली गई है, गैस से वो मुतासर हो चुके हैं और इस वक्त जो यूक्रेन का वेदर है वहां पर विंटर आ चुका है। माइनस के अंदर टेम्परेचर जा रहा है, माइनस के अंदर टेम्परेचर जा रहा है, ऊपर से बिजली गायब है और गैस नहीं है। तो बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और वैसे भी
जो विंटर होता है वो हमेशा से रशिया को फेवर करता है। जब भी रशिया की तारीख आप पिछले 500 साल को उठाकर देख लें, जब भी विंटर आया है, रशिया अगर हार भी रहा होता था तो जीत जाता था। यहां पर तो वैसे भी वो जीत रहा है। हर दफा जो विंटर है वो रशिया को फेवर करता है। जब जर्मनी की फोर्सेस वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर रशिया में मौजूद थी और वाज़े तौर पर फातेह नजर आ रही थी, जब विंटर आया तो तमाम चीजें जो बदल गई। तो ये अब मामला बहुत बड़ी खराबी की तरफ, मतलब आप देखें ना कि जो अटैक पूरे 2 सालों में नहीं हुआ वो अब कर रहे हैं। और चूंकि प्यूटन का मकसद वहां पर सिविलियंस को अटैक करना नहीं है, इसलिए वो जंग बंदी की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब एस्केलेशन हो रही है, जब आलमी जंग की तरह मामला जा रहा है, तो उन्होंने आगे से कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई तो करनी है। तो फिर वो एनर्जी को निशाना बना रहे हैं, पावर स्टेशन को निशाना बना रहे हैं। तो यूक्रेन इसमें किस तरह से जाहिर बात है आगे सर्वाइव करेगा। प्यूटन की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, उन्होंने जो सबसे खतरनाक ऑर्डर दिया है और इस वक्त दुनिया में खलबली मच गई और यूरोप में, वो न्यूक्लियर के हवाले से दिया है कि न्यूक्लियर को बिल्कुल रेडी पोजीशन में इस वक्त लाया जाए, लॉन्चिंग पोजीशन में लाया जाए। एक तरफ ये अटैक किया है और दूसरी तरफ ये ऑर्डर जारी किया है। प्रेसिडेंट प्यूटन ऑर्डर सैटर्न 2 न्यूक्स टू बी रेडी एज सून एज पॉसिबल एज क्रेमलिन wants insane idea of arming Ukraine with nukes would push world to brink of catastrophe। कि यूक्रेन को ये जो न्यूक्लियर दिए जा रहे हैं, तो आगे से वो कह रहे हैं कि हम भी अपना न्यूक्लियर लॉन्चिंग पोजीशन में लेकर आ रहे हैं। और रशिया ये वाजे कर चुका है कि अगर ये न्यूक्लियर ट्रांसफर भी हुए यूक्रेन को, मुमकिन है ये ट्रांसफर होना शुरू हो गए हो, तो रशिया के पास तो इंटेलिजेंस होगी ना, यानी वहां पर डिस्कशन हुई कि हम देने जा रहे हैं, तो क्या पता उसका ट्रांसफर शुरू हो चुका हो। ये तो हाईली सेंसिटिव मामला है ना। तो रशिया ने कहा है कि अगर ये ट्रांसफर हुए तो हम फिर इंतजार नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर हमला होगा, बल्कि इस ट्रांसफर को, इस डिलीवरी को ही हमला समझा जाएगा। तो इसलिए प्यूटन ने ये ऑर्डर कर दिया कि लॉन्चिंग पोजीशन में लाया जाए। और कब हमला कर दे प्यूटन, कब रशिया लॉन्च कर दे, अब ये देखें। जब मिसाइल निशाने के ऊपर ले लेती है ना टारगेट को, जब वो लॉन्चिंग पोजीशन में आ जाती है, जब वो डिप्लॉय कर दी जाती है, तो फिर ये चंद मिनट की दूरी होती है। अगर रशिया से मिसाइल लॉन्च हो तो ये 2 से 3 मिनट लगेंगे उसको टारगेट को हिट करने में, 2 से 3 मिनट। तो इतना सा फर्क रह जाता है जब मिसाइल डिप्लॉय हो जाती है, जब वो लॉन्चिंग पोजीशन में आ जाती है। प्रेसिडेंट प्यूटन ऑर्डर सैटर्न 2 न्यूक्स टू बी रेडी। अब ये सैटर्न 2 न्यूक्स, इसका मतलब क्या और ये ज्यादा खतरनाक क्यों है? सैटर्न 2 कैपेबल ऑफ कैरिंग अप टू 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ये इसका खास फर्क है कि एक मिसाइल एक न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर जाएगी, लेकिन जो उनका एक खास सैटर्न 2 न्यूक्लियर सिस्टम है, इसमें 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक साथ फायर किए जा सकते हैं। यानी एक उन्होंने फायर किया तो ये 10 न्यूक्लियर बम एक साथ आकर गिरेंगे, यानी एक न्यूक्लियर बम नहीं गिरेगा, 10 न्यूक्लियर बम आकर एक साथ गिरेंगे। तो ये किसी एक कंट्री को, पूरे कंट्री को विद इन मिनट्स वो तबाह कर सकते हैं। जैसे जो उधर बाल्टिक स्टेट्स पर बहुत सारे कंट्रीज हैं जो यूक्रेन से निस्बतन छोटे हैं और नेटो का हिस्सा हैं, तो विद इन मिनट्स उन ये जो सैटर्न 2 सिस्टम है, विद इन मिनट्स वो उन पूरे के पूरे कंट्रीज को तबाह कर सकता है। तो इसलिए इस ऑर्डर के बाद एक पूरी तशवीश है जो पाई जा रही है। प्यूटन का जो स्टेटमेंट अभी यूरोप के हवाले से आया है वो भी बहुत अहमियत कामिल है। यूरोप हैज संक टू द बॉटम एंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर सेंटर डांसिंग टू द टर्न ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। वो कह रहे हैं कि यूरोप की अब कोई डिग्निटी नहीं है और यूरोप कोई आजाद नहीं है, ये अमेरिका की उंगलियों के ऊपर नाचने वाला बन चुका है। एंड संक टू द बॉटम, कि ये बस अपनी इंतहाई जवाल को पहुंच चुका है। संक टू द बॉटम, आखिरी हदों को अब ये पहुंच चुका है, ये बस अपने जवाल को पहुंच चुका है। और ये कोई वो यूरोप नहीं है जिसकी एक ग्लोरी थी, जिसकी एक डिग्निटी थी, जो इंडिपेंडेंट था, जो एक आजाद था, जो फैसले करता था, बल्कि अब ये एक प्रॉक्सी बन चुका है अमेरिका का और अमेरिका के इशारों के ऊपर नाचने वाला बन चुका है। और अमेरिका को कौन चलाता है ये आप सब जानते हैं। तो ये प्यूटन की अभी यूरोप के हवाले से स्टेटमेंट सामने आई है। तो इसके अलावा प्यूटन सेज रशिया में टेक आउट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन यूक्रेन विद न्यू ऑर्शनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स। अब प्यूटन ने ऑर्डर दिया है कि ज़ेलेंस्की को हिट किया जाए। प्यूटन टू ज़ेलेंस्की, यू कैन नॉट हाइड इन कीव। अब देखें, जंग चल रही है, एक खास इलाके से रशिया आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और वो सारे यूक्रेन में फिजाई बमबारी नहीं कर रहा, और कैपिटल जो यूक्रेन का है उसके ऊपर भी बमबारी नहीं हो रही उस तरह से। लेकिन अब चूंकि एस्केलेशन हो गई है तो रशिया
इस पूरे जंग के डायनामिक्स को बदल रहा है। पहले वो एक खास इलाके से आगे बढ़ रहा था, एक खास डायरेक्शन से, अब वो डायरेक्शन सब खत्म हो गई है। अब उन्होंने बमबारी भी थ्रू आउट द यूक्रेन शुरू कर दी है, और जो कैपिटल उन्होंने वो हिट नहीं कर रहे थे। आप देखेंगे ज़ेलेंस्की वहां पर फिर रहा होता है, और जिस तरह के वो बंकर में नहीं होता, बाहर आप देखते हैं कि उसकी मीटिंग्स वगैरह हो रही होती हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को हम हिट करेंगे। तो रशिया आसानी के साथ, आसानी नहीं तो थोड़ी सी मुश्किल के साथ ज़ेलेंस्की को हिट कर सकता है, उनके पास ये सलाहियत है। तो अब ये मतलब बिल्कुल एक अगला फेज है, ठीक है, और आलमी जंग की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए। तो उधर नेटो एस्केलेशन कर रहा है और इधर रशिया कदम ब कदम आगे बढ़ रहा है। जरा जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बयान देखिए। रशियन फॉरेन मिनिस्टर वार्न्स दैट रशियाज पेशेंस विद यूक्रेन एंड नेटो इज नियरिंग इट्स लिमिट्स। हमारा जो सब्र है वो इस वक्त उसका पैमाना लिबरेज हो रहा है, उसकी लिमिट्स अब क्रॉस हो रही हैं। ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। देखें, प्यूटन के ये सारे इकदामात, उनकी सारी स्टेटमेंट्स, यूक्रेन के ऊपर इतना लार्जेस्ट अटैक, ये सब करके भी प्यूटन अभी भी तैयार नहीं आलमी जंग छेड़ने के लिए। अभी भी वो इसको अवॉइड करना चाहते हैं। वो इस तरह के हमले करके, वो बैलिस्टिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके, और जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हमारे सबर का पैमाना लिबरेज हो रहा है, और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को अपडेट करके वो एक मैसेजिंग कर रहे हैं नेटो को, खासकर यूरोप को, कि ये जंग बहुत तबाहकुन होगी। वो आखिरी हद तक इसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिरी हद तक चाह रहे हैं कि मामला ट्रंप तक जो है वो चला जाए। आखिरी हद तक वो चीज चाह रहे हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला यह नाज़रीन कि अगर नेटो कॉन्टिन्यूअस एस्केलेशन करता रहे तो फिर वो पीछे नहीं हट सकते, फिर सिर्फ सिग्नलिंग से काम नहीं चलाया जा सकता। यानी अभी मॉस्को हिट नहीं हुआ है, ये बात ध्यान में रखें। अगर मॉस्को हिट हो जाता है लॉन्ग रेंज मिसाइलों से, एक बार हिट होता है, दूसरी बार, चौथी बार, तो प्यूटन फिर ये सिर्फ नहीं कह सकते कि हम सिग्नलिंग करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर लंदन, पेरिस, उधर वाशिंगटन, अगर ये अंडर अटैक आ जाते हैं तो फिर इसका जवाब क्या आएगा? तो इसी तरह ये रशिया है, ये मॉस्को है। तो अगर मॉस्को के ऊपर अटैक होता है या मजीद कोई डीप इनसाइड अटैक होता है तो फिर रशिया सिर्फ सिग्नलिंग नहीं करेगा। और मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूक्लियर वो डिप्लॉय कर रहे हैं, अब आप चंद मिनट की दूरी के ऊपर खड़े हुए हैं, बस एक बटन पुश होना है। क्योंकि देखें, दुनिया में अब कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं बचा है, कोई उसूल, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं बचा है। अब आप एक सर्वाइवल मोड के अंदर है, अब आपने बस अपना दिफा करना है। तो एक बटन दबने में कितना टाइम लगता है और एक मिसाइल पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो दुनिया इतनी करीब जो है वो आ चुकी है। इसलिए ये संगीन तरीन मामला है। और अगर नेटो ने यह फैसला कर लिया कि उसने जंग करनी है, तो प्यूटन जो मर्जी कर ले, वो इस जंग से मतलब राय फरार नहीं पा सकते। प्यूटन जंगबंदी चाहते हैं, अमन चाहते हैं। लेकिन अगर नेटो ने जंग इंपोज करने का फैसला कर ही लिया है तो ना चाइना भाग सकता है और ना रशिया भाग सकता है। उनको ये जंग लड़ना पड़ेगी। मतलब क्या वो फिर सरेंडर करेंगे? तो सरेंडर तो फिर खात्मा ही होता है ना। तो सरेंडर ना रशिया करेगा ना चाइना करेगा। इसलिए वो आखिरी हद तक कोशिश भी कर रहे हैं, मैसेजिंग भी दे रहे हैं, धमका भी रहे हैं। लेकिन ये तमाम हरबे उनके किसी काम नहीं आ रहे। ये तमाम जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो किसी काम नहीं आ रही। क्योंकि जो नेटो को चला रहा है, जो डीप स्टेट है, उसने फैसला किया हुआ है जंग का, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है इन तमाम चीजों से। अब आप जैसा कि देखिए, नेदरलैंड जो है इसने सप्लाइड 3 पैट्रियट लॉन्चर्स टू यूक्रेन। अब मुझे बताइए इसका क्या मतलब है? क्या रशिया को आप हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते। रशिया के हारने का क्या मतलब है? कि कम से कम उसके 4000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो चलेंगे, उसके बाद रशिया हारेगा। तो रशिया की हार कबूल है दुनिया को, मतलब रशिया को हराना चाहते हैं तो 4000 मिसाइल चलेंगे, तो अफोर्डेबल है 4000 मिसाइल न्यूक्लियर। तो लेकिन वो असले यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। तो क्या यूक्रेन जीत सकता है रूस से? नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या है? इतनी एफर्ट सीज फायर के ऊपर पुट क्यों नहीं की जा रही? तो ये वो बुनियादी चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और ये जंग मिडिल ईस्ट को भी मुतासर करने जा रही है और पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया इस जंग से मुतासर होने जा रही है। और हम करीब कितने हैं ये आप देख रहे हैं। आप जरा इसकी संगीनी का अंदाजा फिनलैंड और स्वीडन से आने वाली खबरों से लगाइए। फिनलैंड एंड स्वीडन प्रिपेयर सिटीजन्स फॉर वॉर। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई पुरअमन, इंतहाई न्यूट्रल कंट्रीज। कोई लेना देना नहीं है इन मुल्कों का जंगों में। और पूरी दुनिया से लोग वहां पर जाते हैं सैर व तफरीह करने के लिए, स्टडी करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। अब बड़े शानदार मुल्क स्वीडन, फिनलैंड। और वो क्या कर रहे हैं?
जंग की तैयारी कर रहे हैं। फिनलैंड लॉन्च्ड अ वेबसाइट एंड मीडिया कैंपेन ऑन प्रिपेयरिंग फॉर इंसिडेंट्स एंड क्राइसिस, अर्जिंग सिटीजंस टू स्टॉक अप ऑन एसेंशियल्स। जखीरा अंदोजी कर ली जाए। Millions of people in Sweden started receiving copies of pamphlets advising them how to prepare and cope in the event of war and other unexpected crisis. Millions of pamphlets जो हैं वो पहुंच रहे हैं, millions of pamphlets इन मुल्कों में सिटीजन्स को कि जंग की तैयारी किस तरह से की जाए, जखीरा अंदोजी की जाए, खुराक को इकट्ठा कर लिया जाए, वॉर सिनेरियो में किस तरह से सर्वाइव करना है। तो जैसे जर्मनी से खबर आई थी कि बॉम्ब शेल्टर्स खोले जा रहे हैं, बंकर्स खोले जा रहे हैं, तो वहां पर भी मैंने यही बात की थी कि ये ऐसे मुल्क हैं जो दुनिया की इकॉनमी पर असरअंदाज होते हैं, जहां पूरी दुनिया से लोग जा रहे हैं, टूरिज्म है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, बिजनेसेस चल रहे हैं, स्टडी वीजा। आप जर्मनी के स्टैट्स निकालिए, स्वीडन के, फिनलैंड से रोजाना दुनिया से कितने लोग स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, रोजाना कितने लोग वर्क के लिए वहां पर अप्लाई करते हैं, कितने टूरिस्ट जाते हैं, ये कितनी बड़ी तादाद बनती है। इनकी तो सारी मैशत इस चीज के ऊपर चल रही है। ये अगर सिर्फ इतना कह दे कि यहां पर जंग छिड़ने जा रही है, मुझे बताइए आप क्या स्टडी वीजा लेने जाएंगे? क्या आप टूरिज्म करने वहां पर जाएंगे? क्या आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे? आप तो वहां पर नहीं जाएंगे। दुनिया उसकी तरफ, उस मुल्क की तरफ क्यों जाएगी जहां पर जंग छिड़ने जा रही है? तो क्या ये मुल्क पागल हैं कि अपने अच्छे खासे चलते हुए निजाम को खौफ की नजर कर रहे हैं? और जब कोई स्टेट ये कहती है कि जखीरा अंदोजी कर लो, उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये तो तबाही वाली बात होगी ना कि अपने लोगों को कहना कि जखीरा अंदोजी कर लो। तो स्टोर्स के ऊपर क्या होगा, पूरी सप्लाई चेन क्या होगी, पता नहीं। लोग मतलब एक पूरे मुल्क में एक क्योस फैल जाएगा, कैसे लोग स्टोर्स के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो वो क्यों करेंगे अच्छे खासे चलते हुए मुल्क? वजह यह है कि आप सिर्फ चंद मिनट जंग की दूरी के ऊपर खड़े हुए हैं, ये वजह है। मिसाइल्स डिप्लॉय हो चुकी हैं, न्यूक्लियर मिसाइल हैं, उनको 4 मिनट लगेंगे पहुंचने के लिए। तो यह बुनियादी फर्क है। इसलिए मुल्क खतरे में है और इसलिए जो है वो तैयारी की जा रही है। और अगली खतरनाक बात यह कि इसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। सोल्यूशन है रशिया की फतह। एक ही चीज है, तो रशिया की फतह ना नेटो कबूल करेगा ना यूरोप करेगा, तो फिर क्या होगा? तो ये बुनियादी बात है। और ये कंट्रीज नेटो के मेंबर्स हैं, तो इनको तो पता है कि भाई आगे क्या होने जा रहा है। और इसी दरमियान खबर यह भी है कि पुतिन ने कजाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरे को भी बड़ा अहम बताया जा रहा है। यहां पर एक बड़ी अहम समिट हुई है, कजाकिस्तान वो पहुंचे और कजाकिस्तान से एक नया रूट गैस का ये बना है चीन और रूस के दरमियान। सस्ती मजीद गैस चाइना को पहुंच रही है, उनकी इंडस्ट्री ज्यादा ग्रो कर रही है और यूरोप क्राइसिस में जा रहा है। अच्छा, अब ये तो इधर वाली सूरत हाल होगी। अब आ जाते हैं जरा मिडिल ईस्ट में मजीद क्या हो रहा है। ईरान के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं और बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान हमले की तैयारी कर रहा है। और ये खबरें अब अमेरिकी मीडिया से भी आ रही हैं, मगरबी सोर्सेज से भी आ रही हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनको कंफर्म है कि ईरान हमला करेगा। टाइमिंग का वो कुछ नहीं कह सकते कि कब ये हमला होगा, बट वेरी सून। और ये 100% कंफर्म है कि ईरान हमला करेगा। और ईरान भी इस बारे में क्लियर कर चुका है कि दे वुड नॉट लीव एनी अटैक विदाउट रिस्पॉन्स ऑन देयर टेरिटरी, कि उनकी टेरिटरी के ऊपर जो हमला हुआ है उसको वो रिस्पॉन्स के बगैर नहीं छोड़ेंगे, अपनी डेटरेंस हर सूरत में कायम करेंगे। 26 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उसका वो जवाब देने की बात कर रहे हैं। तो अब ये मतलब लेबनान की जंगबंदी हो गई है, शाम में नया महाज खुल गया है, लेबनान में सीज फायर की वायलेशंस जारी हैं, इजराइल वहां पर अटैक्स कर रहा है, ठीक है। और अगर ईरान हमला करता है तो फिर देखें, ईरान हमला करता है, शाम में जंग जारी है, तो लेबनान कैसे पीछे रहेगा? तो इसलिए बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह कि अगर गजा में जंगबंदी नहीं होती, जो कि होती हुई नजर नहीं आ रही, तो फिर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कुछ देर के लिए कहीं वक्फा आ जाएगा, कहीं इंटेंसिटी कम हो जाएगी, यही होगा। लेकिन अल्टीमेटली ये एक वही बड़ी जंग है जो मुख्तलिफ अंदाज में जारी है और जारी रहेगी, अगर अनटिल एंड अनलेस गजा में कोई सीज फायर ना हो जाए, जिसके अभी तक कोई चांसेस नहीं है। अब ईरान ने एक और बात की है। ईरान ने यह कहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं जल्द ही। ईरान कुड मिलिटराइज न्यूक्लियर प्रोग्राम एमिड प्रेशर्स। ईरान हमेशा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छुपा के रखता है, कोई बात नहीं करता। इवन ईरान ये भी नहीं कहता कि हमारी कोई इंटेंशंस हैं, ये भी वो नहीं कहते कि हमारी कोई इंटेंशंस हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम बनाएंगे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम बनाएंगे न्यूक्लियर को, यानी
पीसफुल पर्पस से या एनर्जी पर्पस से इसको मिलिटराइज करेंगे, यानी वेपन बनाएंगे। तो ईरान इंटेंशंस भी शो नहीं करता। तो ये बुनियादी फर्क है, इससे आप संगीनी को समझ सकते हैं। अच्छा, इसी दरमियान इजरायली मीडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है और इजरायली मीडिया ने यह कहा है कि अलोंग द बॉर्डर पता नहीं कितनी मिलिट्री साइट्स हैं जो हिजबुल्लाह ने तबाह की हैं। इजरायली बेसेस ऑन द बॉर्डर विद लेबनान सफर्ड सिग्निफिकेंट डैमेज टू द हिजबुल्लाह's यूज ऑफ बुरकान मिसाइल्स ड्यूरिंग द वॉर। अब ये बहुत सारी रिपोर्ट्स मजीद आएंगे, आप देखिएगा इसराइल के अंदर डीप इनसाइड क्या नुकसान हुआ, कितनी हलाकतें हुई, कितने टैंक्स गाड़ियां तबाह हुई, कितनी कैजुअलिटीज हुई, ये भी नंबर्स आना बाकी हैं। आज वो कह रहे हैं कि बहुत सारी बेसेस को तबाह किया हिजबुल्लाह ने अलोंग द बॉर्डर, और बुरकान मिसाइल जो चलाए हैं उससे बहुत बड़ी तबाही हुई है। तो ये रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।